निकायों में आरक्षण फाइनल हो गया है और चुनाव की तारीख भी आ गई है। किन किन नगर निगमों में अब समीकरण बदल गए हैं, कई नगर पालिकाओं में भी अब उलटफेर हुआ, पंचायतों में भी कहीं किसी को झटका लगा तो कहीं किसी के अरमान पूरे हुए। चुनाव का पूरा कार्यक्रम, कितने वोटर्स, कितना डेटा और क्या है फार्मासिस्टों की समस्या उत्तराखंड में, बात करते हैं इन सब टॉपिक्स पर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करने वाली परंपरा को निभाइए। इस चैनल को या मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स या फिर ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हैं। और सर्दियों में काम आने वाली कुछ आवश्यक चीजें अगर खरीदनी हो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव का पूरा कार्यक्रम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कहां-कहां पर आरक्षण में बदलाव हुआ है, कितनी सीटें हैं, क्या आंकड़े हैं, सभी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुद्दे की बात करेंगे। ये मुद्दा उत्तराखंड के फार्मासिस्टों से जुड़ा हुआ, साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। इन पर कैसे इंपैक्ट हो सकता है, इस पर भी जुड़ा हुआ है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि IPHS के मानक लागू होने से अस्पतालों में कुछ दिक्कतें आने लगी। ये मानक भारत सरकार ने लागू किए हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां बाकी राज्यों से अलग है, पर्वतीय राज्य है, ये मानक लागू होने से फार्मासिस्टों के पदों में कमियां आ गई, कई सारी दिक्कतें भी आ गई। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्टों के पद समाप्त हो गए क्योंकि फार्मासिस्ट का रोल अस्पताल में काफी ज्यादा बड़ा होता है। खास तौर पर पहाड़ों में फार्मासिस्ट किसी भी डॉक्टर से कम नहीं माना जाता है। इनके पास ड्यूटियां भी कई तरह की होती हैं, जैसे इमरजेंसी ड्यूटी होती है, VIP ड्यूटी, VVIP ड्यूटी, अलाना ड्यूटी, फलाना ड्यूटी। यानी कि काम तो व्यापक है, लेकिन फार्मासिस्टों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा IPHS के मानक लागू होने से फार्मासिस्टों के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया। एक तो दूसरी बात ये कि फार्मासिस्ट इमरजेंसी ड्यूटी भी लगातार करते ही हैं। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और नए मानक से काम तो बढ़ गया, लेकिन पद अभी भी वही हैं, पद नहीं बढ़े, सृजित नहीं हुए। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने फार्मासिस्टों के पदों को IPHS के मानकों से अलग रखने का अनुरोध भी किया है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक को भी एक पत्र लिखा गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि फार्मासिस्टों के पद कम है और काम ज्यादा है, जिस वजह से अव्यवस्थाएं हो रही हैं और इसका जिम्मेदार फार्मासिस्टों को माना जा रहा है। इसके अलावा जिला अस्पताल देहरादून के प्रमुख अधीक्षक को भी एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में यह कहा गया है कि इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, सारी जानकारी दी गई है। यदि ऐसा ही होता रहा तो 1 जनवरी से जिला अस्पताल देहरादून में तैनात फार्मेसी के कार्मिक जो हैं वो IPHS के मानकों के निर्धारित कामों के अलावा कोई भी इमरजेंसी ड्यूटी, VIP ड्यूटी, VVIP ड्यूटी या फिर कोई भी एम्बुलेंस चिकित्सा दल की ड्यूटी नहीं करेंगे। अब इसका सीधा असर व्यवस्थाओं पर पड़ेगा और आम जनमानस पर भी पड़ेगा। इसीलिए सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि व्यवस्थाओं को ठीक कैसे किया जाए। वैसे भी उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं कई बार भगवान भरोसे ही रहती हैं। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। निकाय में आरक्षण को लेकर के कई जगहों पर पहले हो हल्ला मच रहा था जब अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी। तब कुछ सीटों के आरक्षित होने से कई नेताओं के अरमानों पर पानी भी फिर गया था, लेकिन अब कुछ सीटों पर एक बार फिर से संशोधन किया गया है और इसके बाद निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। चुनाव का कार्यक्रम बताने से पहले किन सीटों पर आरक्षण बदला है उसकी एक बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम है जहां पर इस बार मेयर का चुनाव होना है। पहली बार जब आरक्षण की लिस्ट जारी हुई थी तो हल्द्वानी, हरिद्वार और ऋषिकेश की सीट आरक्षित हो गई थी। ये तीनों नगर निगम उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक राजनीति का केंद्र भी है और यहाँ से आने वाले नेता भी उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा रोल प्ले करते हैं। खासतौर पर हल्द्वानी सीट आरक्षित होने से यहाँ के कई समीकरण बिगड़ गए थे, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और हल्द्वानी सीट जो कि आरक्षित हो गई थी इसे फिर से सामान्य कर दिया गया है। अल्मोड़ा नगर निगम की सीट अब OBC हो गई है और तीसरा बदलाव श्रीनगर मेयर की सीट पर हुआ है। श्रीनगर सीट को अब महिला आरक्षित कर दिया गया है। श्रीनगर भी गढ़वाल की राजनीति का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। इस सीट के महिला आरक्षित हो जाने के बाद अब यहाँ पर तैयारी करने वाले नेता अब अपनी पत्नियों या फिर बहुओं को चुनाव लड़वाने की तैयारी भी करेंगे। पहले श्रीनगर नगर निगम की जो सीट थी वो सामान्य थी और अब ओवरऑल नगर निगम में 5 सीट अनारक्षित हैं और 6 सीटों पर आरक्षण लागू हो चुका है, जिसमें रुड़की, श्रीनगर, पिथौरागढ़ सामान्य महिला के लिए आरक्षित सीट हैं। हरिद्वार अभी भी OBC महिला के लिए आरक्षित रहेगा। ऋषिकेश अभी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। अल्मोड़ा OBC के लिए आरक्षित रहेगा। उत्तराखंड में नगर निगम के अलावा 43 नगर पालिकाएं हैं जिनमें चुनाव होने हैं। इन 43 में से 18 सीटों पर आरक्षण बदला गया है, यानी कि 18 पद अनारक्षित रहेंगे। इसके अलावा
अलावा नगर पंचायत की 18 सीटों पर भी आरक्षण में बदलाव किया गया है। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की 46 सीटें उत्तराखंड में हैं, जिन पर चुनाव होने हैं। कई नगर निगम की सीटों पर आपत्तियां आई थी, जिसमें हरिद्वार भी शामिल था। हरिद्वार की सीट पर बताया जा रहा है कि 390 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी इस सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब क्योंकि कई वार्डों और नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटों पर आरक्षण में बदलाव किया गया है, इससे अब सारे समीकरण भी बदल जाएंगे। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस इन सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अब दोबारा से शुरू करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि जहां पर रिजर्व सीट सामान्य हो गई या फिर सामान्य सीट रिजर्व हो गई, वहां तो पूरा समीकरण ही गड़बड़ा गया होगा। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनमें से भी किसी को झटका लगा तो किसी के मन की बात पूरी हो गई। अब आरक्षण तो तय हो चुका है, चुनाव का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। अब पहले आपको निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम बता देता हूँ। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तराखंड में आचार संहिता भी लागू हो गई है। निकायों में 1.5 साल का इंतजार आखिरकार अब खत्म होने वाला है। 27 दिसंबर से इसी साल 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और 23 जनवरी को यानी कि 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और 25 जनवरी को वोटों की गिनती हो जाएगी। यानी कि 25 जनवरी को निकायों का सरताज कौन बनेगा, इसका नतीजा हम सभी के सामने होगा। एक मोटी नजर डालते हैं सीटों के ऊपर। 11 कुल नगर निगम है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इनमें 540 पार्षद चुने जाने हैं। 43 नगर पालिकाएं जहां चुनाव होने और इनमें 444 सभासद चुने जाने हैं। 46 नगर पंचायत हैं, जिनमें 298 वार्ड सदस्य चुने जाने हैं। निकायों का चुनाव करने वाले कुल 30,63,143 वोटर्स हैं, जिनमें 14,82,809 महिला वोटर्स हैं। 15,79,790 पुरुष वोटर्स हैं। 2018 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार करीब 5 लाख वोटर्स ज्यादा बने हैं। तब 25 लाख के आसपास वोटर्स थे और अब 30 लाख हो चुके हैं। तो नए साल में एक और चुनाव उत्तराखंड में होने वाला है। ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए खास तो है ही, लेकिन बेहद खास उनके लिए भी है जो लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल तक चुनाव निकाय के अधर में लटके रहे। फाइनली अब निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बात के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।